हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चलते हैं ठोस अवस्था की ये 5वीं लेक्चर पे, जहाँ पे हम ठोस अवस्था शुरू किए थे, कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था 7 क्रिस्टलीय तंत्र। 7 क्रिस्टलीय तंत्रों में कुछ स्ट्रक्चर जो है ब्रेवे ने दिया था, तो उन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं। तो उनकी संख्या जो है वो 14 है, 14 है। तो देखते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र में ब्रेवे जालक कौन कौन से। ओके, ब्रेवे जालक सबसे पहला जो था घनी, हमने देखा था 7 क्रिस्टल तंत्र, जिसमें पहला जो था वो घनी था, दूसरा था चतुष्फलकी, तीसरा विषम लंबाक्ष, चौथा था एक नताक्ष, पांचवा था त्रिनताक्ष, छठवां था त्रिकोणी, और सातवां था षटकोणी। तो इस तरीके से हमारे पास 7 क्रिस्टल तंत्र थे, सिस्टम थे, जिसमें ब्रेवे ने इसके जालक स्ट्रक्चर को समझाया। तो ब्रेवे ने बताया कि जो घनी जो होता है, घनी क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, उसमें जालक एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ये जो है एकक कोष्ठिकाएं एकक घनी से पाई जाती हैं। वहीं चतुष्फलकी की बात करें तो चतुष्फलकी में रहते हैं एससीसी, बीसीसी। ओके, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। वहीं विषम लंबाक्ष में बात करें तो यहां रहता है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तथा ईसीसी। तो विषम लंबाक्ष में ये चारों जो प्रकार हैं इकाई सेल के, वो जो है रहते हैं। वहीं एक नताक्ष, त्रिनताक्ष और इनकी बात करें तो जो एक नताक्ष है इसमें एससीसी और ईसीसी। अब जो त्रिनताक्ष है त्रिकोणी है और ये षटकोणी, इन सभी में जो है एससीसी, एससीसी और एससीसी पाया जाता है। तो आप इनको अगर काउंट करके देखें तो आप पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये सारे सिस्टम जो है ब्रेवे जालक कहलाते हैं। ओके, तो ये 7 सिस्टम में ही ब्रेवे जालक ने कुछ स्ट्रक्चरों को समझाया, तो जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ओके, ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे उनके आणविक और अंतर आणविक बलों के आधार पर। ठोसों का वर्गीकरण आणविक बलों के आधार पर कि उनके अणुओं के बीच में कैसा बल है। ओके, ठोसों का वर्गीकरण यहां वर्गीकरण का आधार जो होगा, वर्गीकरण का जो आधार होगा यहां पे होगी आणविक बल या फिर अंतरा आणविक बल। ठोसों का वर्गीकरण हम
आणविक बल या अंतरा आणविक बल इसके आधार पर करेंगे। तो देखेंगे कि ये ठोस कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले जो ठोस होता है वो आणविक ठोस, उसके बाद आयनिक ठोस, फिर धात्विक ठोस, फिर सहसंयोजी ठोस। तो ये हमारे पास 4 ठोस हैं। पहला आणविक, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजी ठोस। आणविक बल और अंतराण्विक बल के आधार पर ठोसों का अगर वर्गीकरण करते हैं तो ये होते हैं, पहला होता है आणविक ठोस, आणविक ठोस, दूसरा जो होता है वह होता है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, तीसरा जो होता है यह होता है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, चौथा प्रकार जो होता है वह होता है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। तो आप देख पा रहे हैं कि ठोसों का वर्गीकरण उनके आणविक बल या अंतराण्विक बल के आधार पर देखें तो पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजी ठोस। अब देखेंगे इन ठोसों को बारी बारी करके एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आणविक ठोस। ओके, आणविक ठोस लिख लीजिए यहां तक। ठीक, अब देखते हैं आणविक ठोस की बारी। सबसे पहले आणविक ठोस, आणविक ठोस पहला जो है यह है आणविक ठोस, आणविक ठोस। जो आणविक ठोस जो है इसको फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं। आणविक ठोस को अलग अलग भागों में बांटा गया है जो कि 3 तरीके से होते हैं। पहला है, सबसे पहला ध्रुवी ध्रुवी ठोस, दूसरा है अध्रुवी ठोस, अध्रुवी ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आबंध युक्त ठोस या हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो आणविक ठोस है वो 3 प्रकार का ठोस होता है। कौन कौन सा? पहला है ध्रुवीय ठोस, दूसरा है अध्रुवीय ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ओके, तो अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ओके, अब एक एक ठोसों को हम आगे कंटिन्यू करके ले चलते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक एक को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आणविक ठोस में अपन देखेंगे अध्रुवीय ठोस को। अध्रुवीय ठोस, आणविक ठोस में सबसे पहले देखेंगे अध्रुवीय ठोस। तो मैं इनके लिए एक गुणों को एक सीक्वेंस में लूंगा, उनके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा ताकि समझने में आसान हो। सबसे पहले उनके अवयवी कणों को, फिर उनके मध्य लगने वाला बल, फिर उनका उदाहरण, फिर उनकी प्रकृति, उनकी चालकता और गलनांक, इन पॉइंटों पर जो है हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले
जो होगा, जिस भी इस अध्रुवी ठोस में सबसे पहले देखेंगे कि इनके अवयवी कण कौन हैं। अवयवी कण, ओके। अवयवी कण के बाद देखेंगे इनके मध्य लगने वाला बल, इनमें कौन सा बल कार्यरत करता है, रहता है, ओके। कौन सा बल जो है कार्यरत है, उस बल पे चर्चा करें। फिर इनके उदाहरण क्या हैं, कौन है जो अध्रुवी ठोस के उदाहरण है। फिर इनकी प्रकृति, हम देखेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी है, ठीक। प्रकृति के हो जाने के बाद देखेंगे विद्युत के प्रति इसकी व्यवहार, यानी कि चालकता, ओके। फिर लास्ट में देखेंगे इनका गलनांक। इसी सीक्वेंस में हम अध्रुवी, ध्रुवी और हाइड्रोजन आबंधित ठोस, जो कि आणविक ठोस के प्रकार है, इन सभी पे चर्चा करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अध्रुवी ठोस जो होता है, अध्रुवी ठोस में जो अवयवी कण है वह होता है अणु। अध्रुवी ठोस का जो अवयवी कण है वो क्या होता है, अणु होते, ओके। अणुओं से मिलकर ही अध्रुवी ठोस का निर्माण होता है। तो इनमें अध्रुवी ठोस के निर्माण के समय जो बल कार्य करता है वह बल है, ये तो परिक्षेपण बल, या फिर उस बल का नाम है वैन डर वाल्स बल। परिक्षेपण बल, क्षेपण बल या वैन डर वाल्स बल, वैन डर वाल्स बल। अभी इन बलों को मैं आगे समझाऊंगा, पहले अभी उन बलों के नाम जान लीजिए कि यहाँ पे कौन सा बल काम करता है, ओके। क्योंकि आज हमको ठोसों का वर्गीकरण को कवर करना है पूरा इस वीडियो में, ठीक ठीक। तो अगला है उदाहरण। जो अध्रुवी ठोस है इसका उदाहरण है H2, यानी कि इनके बीच में जो बंध होता है H और H के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वैन डर वाल्स बल या परिक्षेपण बल कार्य करता है और दोनों आपस में जुड़ के एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं, ओके। अब देखिए इसकी प्रकृति जो होती है यह मुलायम होती है। हाइड्रोजन होती जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, मुलायम। इसकी चालकता, हाइड्रोजन जो है विद्युत रोधी होती है, यानी कुचालक है। ये क्या है, कुचालक, यानी कि विद्युत रोधी। यह विद्युत के प्रति उदासीन है तो विद्युत रोधी। गलनांक, हाइड्रोजन का गलनांक जो है बहुत ही कम, यानी कि अत्यधिक निम्न होता है। अत्यधिक निम्न, अत्यधिक निम्न, इसका जो गलनांक है वह अत्यधिक निम्न है, ओके। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आणविक ठोस का जो पहला प्रकार है अध्रुवी ठोस, अध्रुवी ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। इसमें जो बल लगता है परिक्षेपण बल या फिर वैन डर वाल्स बल होता है। इसमें उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इन बलों से बंध बनता है। प्रकृति अगर देखें तो हाइड्रोजन की प्रकृति यहाँ पे मुलायम है, यानी कि अध्रुवी ठोसों की प्रकृति मुलायम। इनकी चालकता देखें तो ये विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक देखा जाए तो ये अत्यधिक निम्न होते हैं। तो देख लीजिए, इसको बहुत सरल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं ध्रुवी ठोस, ओके। हो गया होगा, चलिए थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि ठोसों के वर्गीकरण को हमको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है जो सेकेंड है वह है ध्रुवी ठोस। ध्रुवी ठोस, ध्रुवी ठोस। अब ध्रुवी ठोस को देखते हैं उसमें क्या क्या स्थितियां हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखते हुए हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए अब ध्रुवी ठोस। ध्रुवी ठोस की बात करें तो ध्रुवी ठोस जो है आणविक ठोस का दूसरा प्रकार है
तो ध्रुवीय ठोस में हम देखेंगे कि जो अवयवी कण है, क्योंकि ये आणविक ठोस है इसलिए अवयवी कण यहाँ भी क्या है, अणु होगा, यहाँ पर भी अणु होगा। ध्रुवीय ठोस जो होता है यहाँ पे ठोस के निर्माण के समय द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया के तहत जो है बंध बनता है। तो यहाँ पे बल जो होगा वो क्या होगा, द्विध्रुव 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 अन्योन क्रिया द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया के तहत जो है यहाँ पे बंध का निर्माण होता है। ओके, कैसे, आइए देखिए, इसमें उदाहरण है HCl। HCl एक ध्रुवीय ठोस है। अब देखिए इसमें कैसे ध्रुवीय ठोस है, मतलब देखिए ये H और हाइड्रोजन के बीच में जो है, सॉरी क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, जिसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता या ऋणता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिसके चलते साझे के इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन की ओर खिसक जाते हैं, जिनके यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज होने के चलते यहाँ पे ध्रुवण होता है, ध्रुवित हो जाता है, ये अणु जो है ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित होने से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स काम करता है जो कि द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया है। ओके, पॉजिटिव के जो बल रेखाएं हैं और नेगेटिव चार्ज की जो बल रेखाएं हैं उनके बीच में एक बल काम करता है जो क्या कहलाता है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया। ओके, तो इस तरीके से उच्च विद्युत ऋणता के कारण क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो कम हो जाता है, क्लोरीन के पास ज्यादा हो जाता है। तो क्लोरीन के पास माइनस चार्ज हल्का सा आ जाता है और हाइड्रोजन के पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, जिसके चलते यह अणु क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है और उनके मध्य में द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया जो है हो जाती है, जिसके तहत ये आपस में जुड़ जाते हैं और ध्रुवीय ठोस का निर्माण करते हैं। जो ध्रुवीय ठोस है ये भी प्रकृति में मुलायम होते हैं। ध्रुवीय ठोस भी जो है प्रकृति में कैसे होंगे, मुलायम होंगे। चालकता देखें तो ध्रुवीय ठोस भी जो है विद्युत रूप से ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी, ये जो है कैसे होते हैं, विद्युत रोधी। इनकी गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक भी जो होता है वो निम्न होता है। गलनांक कैसे होता है, निम्न होता है। तो ऐसे आप देख पाएंगे कि आणविक ठोस का दूसरा प्रकार जो ध्रुवीय ठोस है, इसमें अवयवी कण अणु, इनमें जो लगने वाला बल है वह द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया बल है। और उदाहरण देखें तो HCl में यहाँ पे ध्रुवण की घटना हो जाती है, ध्रुवण की घटना के चलते जो है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया लागू हो जाता है। प्रकृति देखें तो जो ध्रुवीय ठोस होते हैं वो मुलायम होते हैं, चालकता देखा जाए तो विद्युत के रोधी होंगे, गलनांक जो है इसमें निम्न होगा। तो ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं तीसरा प्रकार जो कि हाइड्रोजन बंध से बने हुए ठोस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट जल्दी से अब देखते हैं तीसरा प्रकार को। हाइड्रोजन बंध से आबंधित ठोस। तीसरा जो प्रकार है वह है हाइड्रोजन बंध से या आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस गुणों का तो सेम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पहला गुण जो होगा ये इनके अवयव का, इनके अवयव कण कौन है, दूसरा होगा बल कि इनके पास कौन सा बल लगता है जिससे ठोस का निर्माण होता है। ओके, तो आप देख पाएंगे कि हाइड्रोजन आबंधित ठोस नाम से ही पता चल रहा है ना। पहली बात तो ये आणविक ठोस है, इस कारण इनका अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। ठीक है, आणविक ठोस जो है उनके अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। तो
जो हाइड्रोजन आबंधित ठोस है इसमें भी अवयवीकरण क्या होगा, अणु होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इनके बीच में कौन सा बल लगता है। तो इसमें जो बल लगता है हाइड्रोजन आबंधित ठोसों के निर्माण में, तो वह होता है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ओके, कौन सा बंध होता है भाई, हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है H2O। ओके, कौन है, हाइड्रोजन बंध से बना हुआ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि पानी का अणु। ठीक है, अगर अब देखें कि हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, तो यहां पे अगर हम बात करें जैसे पानी के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, तो अगर हम यहाँ पे एक अणु पानी ले लें तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है जिसके चलते इसके पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएगा तो यहाँ हल्का सा पॉजिटिव, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन उधर खिसक जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ऐसे ही दूसरा एक फिर वाटर मॉलिक्यूल आएगा जो ये पास रहेगा वो इस तरीके से, तो यहाँ पर भी फिर हल्का सा पॉजिटिव, यहाँ पे इसका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन है ना, इस वाले ऑक्सीजन और दूसरे ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो पास पास के जो दो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यही जो बॉन्ड है यही बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एक बंध बनाता है, एक अणु का ऑक्सीजन दूसरे पानी के अणु के हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाएगा जो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बंध। और ऐसी हाइड्रोजन बंध के आपस में जुड़ने से पानी के एक अणु का निर्माण होता है। ओके, पानी का अणु बनता है। ठीक, तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस जो है हाइड्रोजन बंध से बनते हैं। ओके, इनकी प्रकृति अगर देखें तो हाइड्रोजन बंध से बंधा हुआ ये हाइड्रोजन आबंधित ठोस जो होगा यह नेचर में जो है हार्ड होगा, कठोर होता है। बर्फ को देख लीजिए कैसा होता है, कठोर, तो यहाँ पे कठोर है। और इनकी चालकता देखें तो यह भी जो होता है नॉर्मली जो है प्योर वाटर जो होता है वो विद्युत रोधी होता है, इसमें भी करंट का फ्लो नहीं होता। इसके गलनांक की बात करें तो गलनांक जो है इसमें निम्न होता है। आप देख पाएंगे कि बर्फ को अगर हाथ में भी रख दिया जाए तो वह पिघलना स्टार्ट होता है। ओके, तो हाइड्रोजन आबंधित जो ठोस हैं उनके गलनांक बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हाइड्रोजन आबंधित ठोस बनते हैं। अब बात आती है कि यह हाइड्रोजन बंध बनता क्यों बनता है, हाइड्रोजन बंध बनने का कारण, हाइड्रोजन बंध का कारण क्यों बनता है हाइड्रोजन बंध। आप देख पाएंगे कि यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का आकार जो है बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है जिसके कारण यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध एक बनने का कारण है। हाइड्रोजन का आकार बहुत ही छोटा होना तथा दूसरा जो कारण है ऑक्सीजन परमाणु का या ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता उच्च होना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता या ऋणता उच्च होना, इन कारणों से जो है हाइड्रोजन बंध बनता है। पहला तो हाइड्रोजन अणु का आकार बहुत छोटा होना, दूसरा ऑक्सीजन के पास उच्च विद्युत ऋणात्मकता का होना जिसके चलते यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है और हाइड्रोजन आबंधित ठोस जो है का निर्माण होता है।
ओके, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आणविक ठोस का जो तीसरा प्रकार है वो हाइड्रोजन आबंधित ठोस है। तो आपने देखा आणविक ठोस के तीन प्रकार, अध्रुवित आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ओके, तो ठीक है, तीसरे प्रकार को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को दोबारा देखकर जो है पीछे बाकी ठोसों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ठोसों के वर्गीकरण में दूसरा प्रकार जो है आणविक ठोस के बाद दूसरा है आयनिक ठोस। तो अब चर्चा करते हैं आयनिक ठोस के ऊपर। क्या होता है, कैसे होता है, कौन से बंध उन पर भी होते हैं। अगला है कौन सा? आयनिक ठोस। ठीक, आयनिक ठोस। दूसरा है आयनिक ठोस। इसमें भी जो प्रॉपर्टी रहेगा वो उसी सीक्वेंस में रहेगा जिसमें हम लोगों ने आणविक ठोस को पढ़ा है। ओके, आणविक ठोस को जिस तरीके से पढ़ा वैसी आयनिक ठोस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अवयवी कण। पहला था अवयवी कण। ठीक, फिर हमने देखा उनमें लगने वाला बल, फिर हमने देखा उदाहरण, फिर हमने देखा उनकी प्रकृति, फिर हमने देखा उनकी चालकता, फिर हमने देखा उनका गलनांक। तो इन्हीं पॉइंटों को लेकर हम जो है इसमें भी अध्ययन करें ताकि आसान हो जाए। आणविक ठोस नाम से ही, आयनिक ठोस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? आयन होंगे। ओके, ठीक, बिल्कुल सही, क्या होंगे? आयन। आयनिक ठोस है इसलिए इसमें अवयवी कण जो होंगे वो क्या होंगे? आयन होंगे। और जब आयन है तो आयनिक ठोस का निर्माण में जो आकर्षण बल होता है वह स्थिर विद्युत आकर्षण बल या फिर कूलाम बल। क्या है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल या फिर दूसरा जो काम करता है यहीं पे इस क्या बोलते हैं? कूलाम बल। ओके, कौन सा बल काम करता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल या फिर कूलाम बल। ठीक है, यहां पर उदाहरण अगर देखें आयनिक ठोस का तो सबका प्यारा क्या? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड याद रहेगा। आयनिक ठोस का उदाहरण जो है कौन? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्रकृति देखें तो यह कठोर होता है। आप लोगों ने देखा है, नमक देखा है आप लोगों ने, है ना? वो कैसा होता है? कठोर होता है। लेकिन ये क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर का मतलब समझ रहे हैं? थोड़े से मारो तो फिर वो क्या होगा? पूरा का पूरा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो वो क्या होगा? भंगुर। तो कठोर परंतु भंगुर, है ना? परंतु भंगुर। भंगुर का मतलब होता है हथौड़े से मारो तो टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ओके, ये क्या कहलाता है? भंगुर। समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट है चालकता। अगर हम चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था में, है ना, जो आयनिक ठोस होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक यानी कि विद्युत रोधी होते हैं। किंतु गलित या जलीय अवस्था में, यानी कि जल में घोल दिया जाए या उनको गला दिया जाए, गलित या फिर जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आ रहा है? जो आयनिक ठोस होते हैं ये ठोस अवस्था में जब होते हैं तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। किंतु
इनको अगर गलित अवस्था में रखा जाए या फिर जलीय विलयन लिया जाए तो ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इनकी गलनांक की बात करें तो आयनिक ठोसों का जो गलनांक होता है यह उच्च होता है। आप देख पाएंगे कि सब्जी बनाते समय बर्तन में सूख जाता है नमक, है ना, सूखे हुए रूप में रहता है, तो आयनिक ठोस का उदाहरण है और इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप देख पाएंगे कि आयनिक ठोस, अवयवीकरण आयन, इनमें बल कौन सा लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल या फिर कूलाम बल। उदाहरण देखेंगे सोडियम क्लोराइड, प्रकृति इनकी ये कठोर होते हैं परंतु कैसे होंगे, भंगुर होंगे। चालकता, ठोस अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं, ये कुचालक होते हैं, किंतु गलित या फिर जलीय विलयन की अवस्था में या जलीय अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक जो होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। ओके, गलनांक इनका कैसा होता है, उच्च। तो ये रहा ठोसों का दूसरा प्रकार जो कि आयनिक ठोस है। ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रकार जो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस ये बहुत अच्छा है, इसमें कॉन्सेप्ट, इसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो, ध्यान नहीं देंगे तो इसको समझना मुश्किल हो जाता है। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, ठीक, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस को समझाने के लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। धातुओं में क्या होता है, यहां पे अपन बना के चलते हैं। ये एक धातु है, मान लेते हैं ये लोहा है, ठीक है, एक लोहा धातु है यानी कि आयरन है। आयरन के पास क्या होगा, Fe, ठीक। आयरन से जो है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ 2+ फिर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ आयरन के बहुत सारे परमाणु होंगे, उन परमाणुओं से एक लोहा में बहुत सारे आयरन के परमाणु होंगे जो आपस में मिलकर आयरन का निर्माण किए। तो क्या होता है, प्रत्येक आयरन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ऐसा, और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आते जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि आयरन में बाहर निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आयरन में भरपूर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऐसे एक एक परमाणु से जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो आयरन में ही फ्री अवस्था में रहेंगे, ठीक। तो ये आयरन के से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ये कैसे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये आयरन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश, ठीक। लेकिन क्या करता है, यहाँ पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज पर्याप्त मात्रा में होने के चलते ये जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी देर निकलने देता है और तुरंत वापस खींच लेते हैं, फिर ये वापस जल अंदर ही आ जाता है, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से बाहर इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था वो बाहर नहीं जाता, थोड़ा सा निकल के फिर अंदर के पॉजिटिव चार्ज की अधिकता के चलते फिर अंदर चले जाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो स्थिति है इसको बोला जाता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के केंद्र में धन आयन, ओके। विस्थानीकृत यानी कि यहां से निकल चुके हैं ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ये धन आयन है, तो इसको कहा जाता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के बीच में धन आयन। विस्थानीकृत, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों के बीच में धन आयन, स्थानीकृत, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के बीच में धन आयन, ओके। तो अब आगे लेके चलते हैं।
धात्विक ठोसों में जो अवयवीकरण होते हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, इनको समुद्र भी कह सकते हैं, इनकी जहां जिसकी मात्रा अधिक है, जैसे पानी की मात्रा जहां अधिक होती है समुद्र, तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कह सकते हैं। ठीक, तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, तो यहाँ पे अवयवीकरण कौन है? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। ओके, समझ में आ रहा है? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में किसको कहा जा रहा है? ठीक है, यहां पर जो अवयवीकरण है वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके बीच में लगने वाला बल या बंध किसके कारण बनता है? तो वह जो बंध है या बल है वह है धात्विक आबंध। क्या है? धात्विक आबंध, धात्विक आबंध। इनके बीच में जो लगने वाला बल है वह है धात्विक आबंध। उदाहरण तो हमने देख लिया, क्या? आयरन, लोहा। ओके, इसका उदाहरण है लोहा। अब देखो यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति की बात करें तो लोहा कैसे होता है? मुलायम होता है क्या? नहीं, कैसे होता है? कठोर। तो ये होगा क्या? कठोर। भंगुर होता है क्या? हथौड़े से पीटो तो टूट जाएगा? नहीं पीटेगा, और फैलता है। ठीक है, और फैलता है मतलब उसको क्या बोलेंगे? घात सहने की क्षमता भी होती है इसमें, तो आघात वर्धनीयता, है ना। आघात वर्धनीयता मतलब घात सहने की क्षमता। इसमें जो है जितना पीटो उतना फैलता जाता है, घात सहता है, टूटता नहीं है। ओके, टूटता नहीं है मतलब ये तन्यता भी होती है, इनमें क्या होती है? तन्यता। इसकी प्रकृति है, कठोर होगी, आघात वर्धनीयता होगी, तन्यता होगी, इनमें चमक होगी। और चालकता के मामले में देखा जाए तो ये विद्युत के सुचालक होंगे। ओके, विद्युत के चालक हैं ये। क्या है? विद्युत के चालक, विद्युत चालक हैं ये। ठीक है, धात्विक ठोस जो है विद्युत के चालक होते हैं। आप देख चुके हो करंट्स जो वायर बनते हैं उनमें धातु लगा होता है। ओके, क्योंकि ये विद्युत के चालक होती है। और इनका गलनांक क्या? नॉर्मली ऐसे अपन चूल्हे वगैरह में इसको गला सकते हैं क्या? नहीं, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो इनके गलनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के लिए विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का समुद्र किसको कहेंगे? कि धातु जो होता है, धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में धनायन है, ये जो है इन्हीं को कहा जाता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के बीच में धनायन, और यही इसके अवयवीकरण है। इसी के चलते धात्विक आबंध बनता है। ठीक, तो इनके बीच में लगने वाला बंध या बल जो है क्या है? धात्विक आबंध है। उदाहरण कौन? लोहा। प्रकृति कैसी होती है धात्विक ठोसों की? ये कठोर होते हैं, ये आघात वर्धनीयता होते हैं, इनमें तन्यता होती है। ठीक, तन्यता मतलब चौक को ले जाओगे तो ऐसे टूट जाता है, लेकिन तार को ऐसे करो तो मुड़ जाता है, वो तन्यता। आघात वर्धनीयता मतलब जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा तो उसको पत्थर हथौड़े से मारो तो वो आयनिक ठोस जो है पूरी तरीके से भंगुर है, टूट जाते हैं, लेकिन इसको मारो तो क्या होगा? फैलते जाएगा। ठीक है, धातुओं में चमक होती है। चालकता देखा जाए तो ये विद्युत के प्रति सुचालक है, मतलब विद्युत का ये चालक है। गलनांक देखा जाए तो जो धात्विक ठोस होते हैं इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो भाई, अब देखते हैं अंतिम जो चौथा है सहसंयोजी ठोस। चौथा प्रकार देखते हैं सहसंयोजी ठोस। चौथा प्रकार है सहसंयोजी ठोस। ठीक, सहसंयोजी ठोस। ठीक, सहसंयोजी ठोस जो है
इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं। अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु। सहसंयोजी ठोस में जो अवयवी कण हैं वो होते हैं परमाणु। और इनमें सहसंयोजी ठोसों में जो बल जो होता है वह सहसंयोजी बल या सहसंयोजक बंध या फिर आबंध, सहसंयोजक बंध, संयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध से जो है ये परमाणु आपस में जुड़ती हैं और सहसंयोजी ठोस का निर्माण करते हैं। इनकी उदाहरण की बात करें तो ये हमारे पास कार्बन के दो अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप हीरा तथा दूसरा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट इसके उदाहरण हैं, इसके सहसंयोजी ठोस के, हीरा तथा ग्रेफाइट। ओके, आगे देखते हैं हीरा तथा ग्रेफाइट। इसकी स्ट्रक्चर पे अपन बात करें तो कार्बन के दो अपरूप हैं। जो हीरा जो होती है इसमें जो अणुओं की, परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है कुछ इस क्रम में जो है आगे व्यवस्थित होते जाते हैं, ऐसा ऐसा। ऐसा यहां पर जहां जहां दिख रहा है यहां पे जो है आपको कार्बन उपस्थित होता है। ऐसे जहां जहां कॉर्नर यहां दिख रहा है यहां पे क्या होगा? कार्बन होगा या फिर ये जो कण है जो परमाणु जो है उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से हीरे का स्ट्रक्चर होता है। ओके, हीरे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ये कंटिन्यू आगे जो है जाता है, ये चैन जो है आगे बढ़ते जाता है। इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर यानी कि हीरा का स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इन दोनों की बनावट में जो है अंतर है, जिसके चलते इनके गुणों में भी अंतर आ जाता है। आप देख पाएंगे कि ये परत दर परत, परत दर परत जो है ये जुड़ता है ऐसे। इस तरीके से परत दर परत, और ये एक ही इसमें परत परत है। ये परतों के बीच में यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, परतों के बीच में यहाँ पे क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ठीक है, तो ऊपर जो है वो हीरे का संरचना है और नीचे जो दिख रहा है ये ग्रेफाइट का संरचना। ठीक है, ये कार्बन के दो अपरूप हैं जो कि इनके उदाहरण। इनकी प्रकृति, सहसंयोजी ठोसों की प्रकृति की अगर बात करें तो जो सहसंयोजी ठोस होते हैं ना, ये इनकी प्रकृति की बात करें तो ये मुलायम भी है। जैसे ग्रेफाइट को अगर देखा जाए तो मुलायम है, चाकू से भी काटा जा सकता है। वहीं अगर हीरे की बात करें तो वो कठोर भी है ना। तो कुछ जो है वो मुलायम है, कुछ जो है कठोर है ना। तो यहाँ पे ग्रेफाइट क्या होगा? मुलायम है, ग्रेफाइट मुलायम। ओके, ग्रेफाइट जो है मुलायम है। चालकता की बात करें तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है ना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच बीच में स्ट्रक्चर में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये विद्युत का सुचालक है ना। ग्रेफाइट विद्युत का चालक तथा अन्य कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट जो है वह केवल सहसंयोजी यौगिकों में
या ठोसों में जो ग्रेफाइट है वही विद्युत का सुचालक है, बाकी जो ठोस हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक की बात करें, है ना, इनकी गलनांक की बात किया जाए तो सहसंयोजी ठोस जो होते हैं ये इनका गलनांक जो है वह अत्यंत उच्च होता है, अत्यंत उच्च। इनके गलनांक जो है अत्यंत उच्च होता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ठोसों का वर्गीकरण का जो चौथा प्रकार है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण परमाणु है, ओके। इनके मध्य लगने वाला बल जो है वह सहसंयोजक आबंध है। उदाहरण की बात करें तो कार्बन के दो अपरूप इसके उदाहरण में, एक हीरा और ग्रेफाइट। हीरे की संरचना कुछ इस तरीके से, ग्रेफाइट की संरचना इस तरीके से। ये परत परत में जो है बने रहते हैं। परतों के बीच में, दो परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके चलते ये विद्युत का सुचालक है और ये मुलायम भी होता है। प्रकृति में ग्रेफाइट मुलायम है, चाकू से काटा जा सकता है ना। चालकता की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक है तथा अन्य कुचालक है। गलनांक जो होता है इनका अत्यंत उच्च होता है। ग्रेफाइट को चाकू से काटा जा सकता है ना। बाकी हीरा तो कठोर होता है, ठोस होता है, सबसे ठोस पदार्थों में से एक है ना। तो अब देख लीजिए, ये था ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस इनके बारे में चर्चा किया। तो आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जाए वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल के साथ जो है केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। जय हिंद।